हम सब ने बहुत बार देखा है कि दहेज के नाम पर एक औरत को मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, यहाँ तक कि मार भी दिया जाता है। पर हम आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहाँ एक औरत पैसों के लिए अपने पति को मारने का प्लान बनाती है। ये केस है माइक डिपोलिटो के बारे में, जिसका जन्म 18 दिसंबर 1970 में हुआ, फिलाडेल्फिया शहर जो यूएसए में है। और इस वजह से माइक ने अपना ज़्यादातर बचपन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ निकाला था। और कहीं ना कहीं माँ बाप का असर अपने बच्चों पर होता ही है, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत तो होता ही है। और इसी वजह से माइक को बचपन से ही नशे की लत लग गई थी। इसी नशे के चलते माइक की दोस्ती कुछ बुरे लोगों से हो गई थी और अपने अर्ली 20s से ही माइक किसी न किसी चोरी या फ्रॉड में इन्वॉल्व रहा। और इसी फ्रॉड के चलते 2002 में माइक को 7 महीने की जेल और 25 साल का प्रोबेशन हुआ। माइक ने $200,000 के फेक करेंसीज बेचे थे। प्रोबेशन में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो राज नाम का लड़का है जिसने 10 लाख की चोरी की है और उसकी सज़ा 10 साल होती है। तो राज कोर्ट के पास जाता है और कहता है मुझे प्ली डील दो, जहाँ मैंने 10 लाख में से 6 लाख बचा के रखे और 4 लाख मैंने खर्चा कर दिया है और मैं वो सारे पैसे लौटा दूंगा, वो सारे बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जहाँ वो पैसा है, ताकि अब रिकवर कर सकूँ। तो कोर्ट उसे कहती है ठीक है, हम 10 साल की जो सज़ा है हम उसे 3 साल कर देंगे और 7 साल का प्रोबेशन होगा। जितने भी पैसे तूने खर्च किए हैं उन 7 साल में तुझे वो सारे विक्टिम्स को लौटाने हैं। और उसमें कुछ शर्त होती है, जैसे कि तुम स्टेट के बाहर नहीं जा सकते, तुम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तुम कोई नशा नहीं कर सकते। इसी वजह से आपको रेगुलरली ड्रग टेस्ट देना पड़ता है। अब हम केस पर वापस आते हैं। यही डील माइक ने ली कोर्ट से और इस सारी सिचुएशन के दौरान माइक बहुत स्ट्रेस में था और माइक का सिर्फ एक ही सपोर्ट था, वो थी उसकी गर्लफ्रेंड मरिया। उसने हमेशा उसका सपोर्ट किया इस पूरे सिचुएशन के दौरान। और माइक ने इतना प्यार और सपोर्ट देखकर माइक ने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़िंदगी सुधारेगा। उसने नशे छोड़ दिए, उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और एक ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत अच्छा जॉब ले लिया। जॉब लेने के बाद माइक ने डिसाइड किया कि वो मरिया से शादी करेगा और मरिया से शादी उसने जुलाई 2007 में की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि किसी न किसी की नज़र लग जाती है और उनके साथ भी यही हुआ। अक्टूबर 2008 का एक वीकेंड मरिया को शहर से बाहर जाना पड़ता है किसी काम से। तो माइक घर पर अकेला होता है, बोर होता रहता है एंड मैन बिंग मैन वो एक एस्कॉर्ट हायर करता है erostow.com वेबसाइट से और उस एस्कॉर्ट का नाम होता है डालिया। डालिया बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर माइक थोड़ा पागल हो गया और उसने डिस्क्राइब किया उसकी खूबसूरती की जैसे इनोसेंस और ब्यूटी का प्रॉपर मिक्सचर है। और उसी तरह डालिया को भी माइक पसंद आ गया था और इसी वजह से उसने फर्स्ट नाइट के बाद डालिया ने माइक से पैसे नहीं लिए। धीरे धीरे माइक और डालिया के बीच में दोस्ती प्यार में बदल गई और माइक ने डिसाइड किया कि वो मरिया को छोड़ देगा डालिया के लिए, जिसने उसका हर बुरे वक्त में साथ दिया था। अभी हम थोड़ा डालिया के बारे में समझ लेते हैं। डालिया का बचपन भी बहुत डिफ़िकल्टी से ही निकला था, जैसे माइक का था। डालिया ने भी अपना ज़्यादातर वक्त बचपन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ निकाला था, क्योंकि उसके मॉम डैड का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था, क्योंकि उसके फादर बहुत अब्यूजिव थे। और इस वजह से डालिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी माँ से बहुत क्लोज थी, पर अपने फादर के साथ उसने कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। माइक और डालिया में सिर्फ एक डिफरेंस था, माइक ने ड्रग्स का सहारा लिया अपने बुरे सिचुएशन को झेलने के लिए, पर डालिया अलग थी। उसने कोई नशे का सहारा नहीं लिया। एस्कॉर्ट बिजनेस के साथ साथ उसने खुद का रियल एस्टेट बिजनेस भी शुरू किया था और यही चीज़ माइक को डालिया की बहुत पसंद आई। माइक और मरिया का जब डिवोर्स प्रोसेस चल रहा था, डालिया ने डिसाइड किया कि वो अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड को छोड़कर कैलिफोर्निया मूव हो जाएगी माइक को सपोर्ट करने के लिए। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक प्रॉब्लम थी कि माइक डालिया को कहीं ले नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो प्रोबेशन पे था। पर माइक को एक बिजनेस डील मिलती है किसी और स्टेट में और उसको उस स्टेट में जाने की परमिशन भी मिल जाती है कोर्ट में। तो माइक डिसाइड करता है इस बिजनेस ट्रिप को मैं रोमांटिक ट्रिप में बदल देता हूँ। वहाँ जाने के बाद उनके बीच में कुछ अनबन हो जाती है और माइक रियलाइज करता है कि ये बहुत बचकानी है और बहुत जिद्दी है और दोनों अलग हो जाते हैं। 1 महीने बाद माइक वापस डालिया को बुलाता है एक कैफे में मिलने के लिए। तब वो रियलाइज करता है कि जो 1 महीने पहले लड़की मुझे मिली थी वो बहुत अलग थी, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्टेबल लग रही है। और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो सोचता है कि मैं इसको प्रपोज करूंगा और वो
$26,000 की एक रिंग लेकर आता है उसे प्रपोज करने के लिए। वो प्रपोज करता है और डालिया वो रिंग को देखकर ना नहीं बोल पाती। माइक और डालिया बहुत एक्साइटेड थे अपनी शादी को लेकर, पर एक प्रॉब्लम थी कि माइक का डिवोर्स अब तक नहीं हुआ था और वो लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे। और ये वेट खत्म हुआ 28 जनवरी 2009 को, जहां माइक और मरिया का डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है। और वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाते। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद 2 फरवरी 2009 को दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अभी भी प्रॉब्लम वही थी कि माइक प्रोबेशन पे था और प्रोबेशन खत्म करने के लिए माइक को $191,000 कोर्ट को भरने थे। तो डालिया डिसाइड करती है क्यों ना हम ये प्रोबेशन खत्म कर दे और अच्छे से खुल के जिए। डालिया उसे सजेस्ट करती है कि मेरे और रियल एस्टेट के बिजनेस से मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें $91,000 देती हूँ, तुम $100,000 मुझे दो, हम दोनों मिलाकर प्रोबेशन खत्म कर देते हैं। और ये चीज सुनकर माइक बहुत इम्प्रेस हो जाता है। माइक के पास ऑलरेडी $250,000 थे जो डालिया को पता नहीं थे, पर माइक डिसाइड करता है कि वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पैसे भरेगा ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। डालिया के प्लान के हिसाब से माइक डिसाइड करता है कि वो डालिया को छोटे छोटे चेक्स देगा, $8,000, $9,000, $10,000। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो IRS से बच सके, जो US का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और वो ऐसे छोटे छोटे पेमेंट्स करते करते डालिया को पूरे $100,000 दे देता है। डालिया को $100,000 मिलने के बाद डालिया एक्सक्यूजेस बनाने लगी। डालिया ने माइक से कहा कि केमन आइलैंड का ट्रांसफर सिस्टम काम नहीं कर रहा। इसी को कंफर्म करने के लिए माइक ने अपने लॉयर को कॉल किया। लॉयर ने कहा कि मुझे छोटा सा शक है डालिया के ऊपर, और डालिया ने खुद को बचाने के लिए उल्टा इल्जाम उसने माइक के लॉयर पर लगा दिया कि ये चोर है। इसी बात को सुनकर माइक कंफ्यूज हो गया कि वो भरोसा करे तो किस पर करे, लॉयर पे या डालिया पे। अगले ही दिन माइक जिम में था और वही पैरोल ऑफिसर जिम में आता है और सबके सामने माइक को अलग लेके जाता है चेकिंग करने के लिए। और ये सब देखकर माइक थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है, पर ऑफिसर माइक को बताता है कि उन्हें वापस एक टिप मिली है कि उसके कार में ड्रग्स है। माइक ने पुलिस ऑफिसर को परमिशन दे दी उसकी कार चेक करने के लिए, पर इस बार भी ऑफिसर्स को कुछ नहीं मिला। इस जिम इंसिडेंट के अगले दिन माइक को एक मीटिंग में जाना होता है और रास्ते में एक गैस स्टेशन पे रुकता है पेट्रोल फिल करने के लिए। और जैसे ही वो लिड ओपन करता है वहाँ उसे एक पैकेट मिलता है जिसमें कुछ पिल्स होती है और थोड़ा होता है। ये देखते ही वो डर जाता है और वो फटाक से उसे फेंक देता है। 29 मार्च को डालिया और माइक डिनर के लिए बाहर गए थे और उसी वक्त उनका पैरोल ऑफिसर वापस आता है एक ड्रग डॉग के साथ में और कहता है कि मुझे वापस तुम्हारी कार की चेकिंग करनी है। उस ड्रग डॉग के हेल्प से उस ऑफिसर को ड्रग मिल जाता है। उसके स्पेयर टायर के पीछे एक बॉक्स होता है सिगरेट का और उसके साथ साथ 1.5 ग्राम कोकेन भी होता है। ये सब देखने के बाद माइक घबरा जाता है और वो ऑफिसर को कहता है कि वो किसी भी ड्रग डील में इन्वॉल्व नहीं है और उसे लगता है कोई उसे फंसाना चाहता है। और उसे ये भी कहता है कि आपको चाहिए तो मेरा ड्रग टेस्ट ले लो। माइक के कहने पर ऑफिसर उसका ड्रग टेस्ट करवाते हैं और जिसमें वो क्लियर हो जाता है और ऑफिसर्स को भी यकीन हो जाता है शायद कोई माइक को फंसाना चाहता है और इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद माइक को डालिया पर शक हो जाता है कि उसके लॉक्ड कार के अंदर कैसे कोई कुछ रख सकता है डालिया के अलावा। माइक और डालिया जब घर वापस जा रहे थे तो माइक डालिया से कन्फ्रंट करता है कि क्या तुमने तो ये सब नहीं किया। और माइक की बात को घुमाने के लिए डालिया अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है 160 किलोमीटर्स पर आवर और वो उस स्पीड पर तब तक रहती है जब तक माइक वो सवाल भूल ना गया हो या टॉपिक चेंज ना कर दिया हो। अगले ही दिन डालिया माइक को बताती है उस $191,000 के बारे में। वो कहती है कि मैंने पैसे बचाने के लिए किसी एजेंट को हायर किया ताकि वो वायर ट्रांसफ़र कर सके, पर वो पैसे लेकर भाग गया, उसके साथ स्कैम हो गया। माइक को डालिया की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि माइक भी कभी ऐसे ही लोगों के साथ में स्कैम किया करता था। माइक पुलिस को इन पैसों के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि ये उसके छुपाए हुए पैसे थे। डालिया ने माइक को नया सजेशन दिया। उसने कहा कि जो तुम्हारे पास $141,000 बचे हैं वो किसी फ्रेंड से $50,000 उधार लेगी और वो दोनों मिलाकर उसे भर देंगे उसका प्रोबेशन ख़त्म करने के लिए। माइक ने इस प्लान को भी हाँ कर दिया और माइक ने 141,000 उसी आदमी को दे दिया जिससे वो $50,000 उधार लेने वाला था। उस इंसान ने माइक को $191,000 का एक चेक दिया, पर उस चेक में भी अब इश्यूज आने लग गए थे। इस बार माइक के पास कोई पैसे नहीं बचे थे, पर डालिया ने ऑफर किया कि वो उसके नए लॉयर के लिए पैसे देगी। नए लॉयर ने माइक को सजेशन दिया कि वो अपना बीच हाउस डालिया के नाम पर कर दे ताकि कोर्ट उसे सीज ना कर पाए।
इन सब के बीच माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने लॉयर का सजेशन लिया और अपना बीच हाउस डालिया के नाम पर कर दिया। इसी दौरान माइक पर बार बार छापे पड़ रहे थे और किसी ने उसे एक धमकी भरा लेटर भी भेजा था जहां वो $40,000 मांग रहा था। माइक ये सब से डील ही कर रहा था कि डालिया ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। माइक बहुत शॉक में था कि इस 6 महीने की शादी के दौरान उसने अपने सारे पैसे और अपना घर भी खो दिया था। इसी दौरान उसके ऊपर बार बार ड्रग्स के छापे पड़ रहे थे और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था। इन सब के बावजूद माइक अपनी शादी में बहुत इन्वॉल्व था, इन्वेस्टेड था, पर उसे पता ही नहीं था कि उसकी लाइफ ऐसा भी मोड़ ले सकती है। एक दिन की सुबह 6 बजे 2 ऑफिसर्स माइक के घर पर आए और उन्होंने कहा कि उसकी बीवी डालिया ने उसे मारने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये सब सुनकर माइक बहुत डिसअपॉइंट हुआ और उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। Your wife has hired a person to kill you. पुलिस ने माइक को बताया कि डालिया अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जिसका नाम था मोहम्मद शहाती, उसने उसे मारने का प्लान बनाया। क्योंकि डालिया को पता था कि मोहम्मद के बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं जो इस प्लान में मदद कर सकते हैं। इसी बीच पुलिस को यह भी पता चला कि डालिया ने अपने किसी दूसरे एक्स बॉयफ्रेंड को भी कांटेक्ट किया था जिसका नाम था माइकल स्टैनली, ताकि वो अनोनिमस टिप दे सके पुलिस को माइक के ड्रग रिलेटेड इश्यूज के लिए। यहाँ तक कि माइकल ही वो इंसान था जिसने डॉक्टर बन के माइक को कॉल किया था और बताया था कि डालिया प्रेग्नेंट है। पुलिस ने ये कन्फर्म किया कि माइकल स्टैनली को मर्डर प्लॉट की कोई जानकारी नहीं थी, वो सिर्फ अनोनिमस ड्रग पोजेशन की टिप्स देने में ही इन्वॉल्व था। वो डालिया का इतना साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि डालिया ने उसे कहा था कि वो उसके साथ वापस आना चाहती है। पर मोहम्मद की कहानी थोड़ी अलग है। मोहम्मद को डालिया ने बताया था कि माइक एक बहुत वायलेंट, ड्रग एडिक्ट और हाई ऑन स्टेरॉइड टाइप का बंदा है। पर मोहम्मद को डालिया की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। वो जानता था कि डालिया को आदत है हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताने की, पर फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो डालिया की मदद करेगा और डालिया को एक अंडरकवर नारकोटिक्स ऑफिसर से मिलाया। पर जब डालिया के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे माइक को किसी ड्रग के चक्कर में फंसाने की, तब उस अंडरकवर नारकोटिक्स ऑफिसर को डालिया पे शक होने लगा और इसलिए ऑफिसर ने डालिया को सजेशन दिया कि अगर उसको सच में लगता है कि माइक किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो अपनी लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे। डालिया के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे माइक को जेल में डालने के लिए और इसलिए उसने माइक को रास्ते से हटाने का ही प्लान बनाया। अर्ली अप्रैल में मोहम्मद को वो उसके कज़न के वेयरहाउस में जाकर मिली और वहीं पर उसने फ्रस्ट्रेशन में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहा, किसी को ढूंढो जो माइक को मार सके। इसी बात ने एक गैंग मेंबर लैरी कोल, जो बक वाइल्ड गैंग का मेंबर है जो साउथ फ्लोरिडा में ऑपरेट करता है, ने कहा कि वो ये अरेंज कर सकता है। इस बात को सुनकर मोहम्मद और उसका कज़न दोनों शॉक होकर उन्होंने डालिया को ये एडवाइस किया कि वो ऐसा कुछ ना करे। इसके बाद लैरी और डालिया वेयरहाउस के बाहर चले गए मर्डर के बारे में बात करने के लिए, पर लैरी ने बैकआउट कर दिया। उसने कहा कि इस मर्डर में वो पार्ट नहीं लेगा। इसके बाद भी डालिया ने लैरी को कॉल करने की बहुत कोशिश की पर लैरी नहीं माना। लोगों को सस्पिशन था कि डालिया ने माइक को उसकी सर्जरी के बाद पॉइजन देने की कोशिश की थी। मोहम्मद को यह भी लगा कि डालिया एंटी फ्रीज यूज कर रही है माइक को एलिमिनेट करने के लिए। जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो डालिया ने वापस मोहम्मद को कांटेक्ट किया और वो लोग जब कार में थे तो डालिया ने मोहम्मद के कार के ग्लव बॉक्स से उसकी गन चुरा ली थी। जब बाद में मोहम्मद ने नोटिस किया कि उसकी गन ग्लव बॉक्स से मिसिंग है तब उसने सोचा कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मोहम्मद को डर लग गया कि कहीं उसका भी नाम इस मर्डर में ना आ जाए क्योंकि उसकी गन मिसिंग थी। तब उसने अपने लॉयर को ये सब बताया और उसके लॉयर ने सजेशन दिया कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो लोकल पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करे। अपने लॉयर के सजेशन से मोहम्मद ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। Because she's really, dead serious on getting this done. She's maybe 5'6", 5'7", dark black hair. She's a good looking girl. Really good looking girl actually. पुलिस ने मोहम्मद की कंप्लेंट रजिस्टर कर ली और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे डालिया को पकड़ने के लिए। पुलिस ने मोहम्मद को कहा कि वो डालिया को एक गैस स्टेशन पर लेकर आए जहां एक अंडरकवर पुलिस डालिया को हिटमैन बनकर मिलेगा। पुलिस ने मोहम्मद के कार में एक माइक और कैमरा भी फिट कर दिया था जो डालिया के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। उसी कैमरा ने मर्डर की सारी प्लानिंग को रिकॉर्ड किया जहां ये डिसाइड हुआ कि वो हिटमैन $20,000 लेगा और डालिया ने $200 एज अ टोकन देने की बात भी कही। उसके बाद मोहम्मद ने डालिया को वुडी जिन नाम के हिटमैन से इंट्रोड्यूस किया जो अंडरकवर कॉप था। जब डालिया उस अंडरकवर कॉप से मिली तब वो बहुत रिलैक्स्ड और फ्लर्टी बिहेव कर रही थी
और उसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं था। अंडरकवर एजेंट ने डालिया से ऑन वीडियो कन्फेशन निकालने के लिए उसने पहले तो कंप्लेन किया कि ये बहुत कम पैसे है इस काम के लिए। वो जल्द से जल्द डालिया से बुलवाना चाहता था कि वो माइक का मर्डर करवाना चाहती है एज अ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट, पर डालिया ने बहुत स्मार्टली उस बात को इग्नोर कर दिया, बस एक स्माइल देकर। वुडी को समझ में आ गया था कि डालिया इतनी आसानी से अपना क्राइम कन्फेस नहीं करने वाली है। वुडी ने एक फेक प्लान डालिया को सुनाया कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है आजकल बहुत सारी चोरियां हो रही है इस एरिया में, इसलिए मैं माइक के मर्डर को एक चोरी जैसा पोर्ट्रे करूंगा। जब माइक सोता रहेगा तब मैं उसके घर में एंटर करूंगा और उसे मारकर भाग जाऊंगा ताकि सबको ये लगे कि एक चोरी थी दैट वेंट रॉन्ग। उन दोनों के बीच ये डिसाइड हुआ कि वुड $7,000 लेगा इस काम के लिए, 3,000 कैश काम से पहले और बाकी का 4,000 काम होने के बाद। वुडी चाहता था कि डालिया ऑन वीडियो एक्सेप्ट करे कि वो पेमेंट करेगी ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए एज अ प्रूफ कि डालिया ने एक हिटमैन को हायर किया है माइक को मारने के लिए। डेट और टाइम सेट करते हुए वुडी ने डालिया से सक्सेसफुली कन्फेस करा लिया था ऑन वीडियो कि वो 5,000% श्योर है इस मर्डर के बारे में। First thing first, 3,000, and then I do my thing, and I'm lowballing. The price is really, really low. This is what you want, all right? So you sure you want to kill this dude? Wednesday morning at the house, because I was looking in newspapers here. There's been a lot of burglaries in this area. All right, it's not uncommon for someone to break into a house. Boom, and he gets two in the head. That's it. I take a couple things with me, but I give you maybe 1 or 2 days. But I'll be in contact with you. You know what I mean? When it's all done, and then I get paid. I'm a lot tougher than what I look. I know you see me and you're like, oh, what a cute little girl, whatever. But I'm not. You are. You're extremely beautiful. Thank you, but what do you say back at my Okay, when it's all done. I was going to get 3,000 from you today, and 3,000 when it's all done. Right. Okay? So I'm going to collect all of it at once, 1,000 or 2. So can you do 7 or 800,000 once it's done? Just 7, is that okay? Okay, 7 cash. And when it's done, you're not going to have an option to change your mind. Even if you change your mind, you're not talking to him. There's no changing, there's no, I'm determined already. I'm positive, 5,000% sure, Okay. Do you go jogging in the morning? You go to the gym in the morning? I was going to the gym, yeah. I mean, if I go tomorrow, it's not going to look weird or anything. Okay. I go to the gym on a regular basis. All right, then. Around 6:30, 7 o'clock, he always walks the dog in the morning. Okay. And he walks the dog across, over where the lake is, and our door is always unlocked. I'll be in the house by 6:30 Wednesday morning. All right. Okay? Okay. All right. Thank you so much, and I guess You'll hear from me. I'll hear from you. All right. All right. Thanks a lot. Okay. Bye. डालिया ने वुडी को अपना डेली टाइम टेबल बताते हुए कहा कि वो रोज सुबह 6 से 7 बजे के बीच अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाती है। सेट टाइम एंड डेट पर माइक को पुलिस ने बताया ये सारे प्लान के बारे में और एक फेक क्राइम सीन भी क्रिएट किया। सब सेट होने के बाद पुलिस ने डालिया को कॉल किया और उसे बताया कि उसके घर पे एक इमरजेंसी है और वो तुरंत घर पर वापस आ जाए। जब डालिया घर पहुंची तब पुलिस ने उसे बताया कि उन्हें कंप्लेन आई थी कुछ डिस्टर्बेंस की और कुछ गन शॉट्स भी फायर हुए थे। उन्होंने डालिया से कंफर्म किया कि क्या उसके हस्बैंड का नाम माइक है। ये कंफर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने उसे बताया कि माइक की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही डालिया ने अपने लाइफ की बेस्ट अवार्ड विनिंग एक्टिंग की और वो जोर जोर से रोने लगी। I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. No, he's not. Listen. No. Try to calm down. Listen, right now we need to get you. I can't, ma'am. Go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need to go to the station with these gentlemen. I know it's very bad. ऑफिसर्स ने उसे शांत कर पुलिस स्टेशन ले गए और इंटेरोगेशन रूम में बिठा दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जोकिंगली डालिया से पूछा, क्या तुम उसे मरवाना चाहती थी? डालिया ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं है कि कौन और क्यों कोई माइक को मरवाना चाहेगा। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद डालिया ने कहा कि शायद जो लोग माइक के साथ काम करते थे वो खुश नहीं थे कि माइक का प्रोबेशन खत्म होने वाला था क्योंकि वो सारे पैसे कोर्ट को भर रहा था, पर वो लोग चाहते थे कि वो सारे पैसे उनको मिल जाए। थोड़ी देर के लिए पुलिस ने ये नाटक जारी रखा और डालिया से और इन्फॉर्मेशन निकालते गए। उन्होंने डालिया से पूछा कि क्या ऑफिसर्स ने तुमको बताया कि माइक को 2 गन शॉट्स लगे थे? डालिया ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताया गया
कि माइक को गोली लगी थी। ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि माइक ने डोर आंसर किया था और किलर ने उसे बेडरूम में लेकर जाकर गोली मारी थी। डालिया ने यह भी पुलिस को बताया कि घर के आगे पीछे कैमरास है पर वो काम नहीं करते। अब पुलिस डालिया के नाटक से थक चुकी थी। फिर पुलिस ने वुडी जीन को हथकड़ियों में अंदर लाया और डालिया से पूछा कि क्या तुम इसे जानती हो। डालिया अब पुलिस के ट्रैप में पूरी तरह फंस चुकी थी। डालिया ने कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा, ना ही इसे जानती हूँ। पुलिस ने फिर डालिया का नाटक खत्म करते हुए कहा कि तू आज जेल जाने वाली है अपने पति का मर्डर प्लान करने के लिए। Okay, there's no more games with you and I. Now we're going to get down to serious business. I want to know if you know this guy. Come here. Bring this guy in here. Get over here. Get over here. You know who this guy is? No, You've never seen him before. I've never seen him before. Ever. Do you know her? Put your head up and look at her. Put your head up. I've never seen him. What were you doing coming out of her house? पुलिस ने डालिया को बताया कि वुडी जीन उनका ही एक अंडरकवर ऑफिसर है और हमने सारा कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था। You're going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. That's an undercover police officer. We filmed everything that you did, recorded everything that you did. You're going to jail for solicitation of first-degree murder of your husband. I didn't do anything. Did you hear what I just told you? I heard what you said. डालिया ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी पुलिस ने डालिया को बताया कि माइक जिंदा है और सही सलामत है। ये सुनते ही डालिया ने पूछा कि क्या वो माइक से मिल सकती है। तभी पुलिस ने कहा कि माइक तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता और वो इस क्राइम के लिए काउंटी जेल जाने वाली है। कोर्ट के हियरिंग के टाइम पर डालिया ने यह भी झूठ बोला था कि ये सब एक टीवी शो का पार्ट था, पर कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। डालिया को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। डालिया ने नए लॉयर्स अपॉइंट किए जिन्होंने पहले केस के वर्डिक्ट के खिलाफ अपील किया और नया ट्रायल भी मांगा। लॉयर्स ने अपील किया कि फर्स्ट केस का वर्डिक्ट बायस था, बहुत सारे टीवी कवरेज और वायरल वीडियोस के वजह से। कोर्ट ने अपील ग्रांट कर दी और डालिया का सेकंड ट्रायल 2016 में शुरू हुआ। डालिया ने खुद के डिफेंस में ये गवाही दी कि भले ही उसने मोहम्मद से ये सारे प्लान्स के बारे में बात की थी, पर उसने किसी भी हिटमैन से डायरेक्ट बात नहीं की थी। उसने तो सिर्फ एक अंडरकवर कॉप से बात की थी जो उसे वहां फंसाने आया था। इस आर्ग्यूमेंट ने पुलिस को करप्ट दिखाया और ज्यूरी इसके बाद कंफ्यूज हो गई और वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो कंफ्यूज थे कि कहीं सच में पुलिस ने डालिया को एंट्रैप करने की कोशिश तो नहीं की। क्योंकि ज्यूरी कोई भी डिसीजन पर नहीं आ पा रही थी तो सेकेंड ट्रायल को मिस ट्रायल करार दिया गया और इस दौरान डालिया हाउस अरेस्ट में थी और काफी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। और इसी बीच उसकी मुलाकात जेम्स नाम के आदमी से हुई और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और आगे उनका एक बेटा भी हुआ। थर्ड ट्रायल से पहले डालिया का एक प्रिजन ब्रेक का कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को मिला। Had somebody wire drones over and drop off wire cutters, and he cut wires and escaped from prison. Oh, that's awesome. What a genius. He put a dummy in his bed and he had an 18-hour head start. जज ने उस कॉल को सुनते ही डालिया को 16 साल की सज़ा सुना दी और अब डालिया 2032 में वापस बाहर आएगी। आई होप आपको ये रियल लाइफ क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।